नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दिव्यांशु सिंह। आज का दिन बहुत खास रहा मिडिल ईस्ट के लिए और ईद को लेकर के जिस तरह से इस बार की ईद पूरी तरह से जंग के साए में मनाई जा रही है। वेस्ट एशिया में जिस तरह की ईद हुई है और अगर हम देखें तो उसके बाद साउथ एशिया में ईद की तैयारियां हैं, लेकिन जंग के साए में ये ईद उस जज्बे को खत्म नहीं कर पाई है जो लोगों के दिलों में है, और वो है अक्सा की आज़ादी। कुछ ये नज़ारे देखने के लिए मिले खासतौर से ईद के मौके पर, जब ईद की नमाज के लिए लोग मस्जिद अक्सा के परिसर में पहुंचे और यरूशलेम में इस्राएल की फोर्सेस ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। अक्सा में नमाज जब से जंग शुरू हुई है उसके 2-3 दिन बाद ही सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बंद कर दी गई थी। लोगों को ईद के मौके पर भी मायूसी हाथ लगी। उनकी कोशिश थी कि अक्सा में नमाज अदा की जाए, लेकिन यह मुमकिन नहीं हो पाया और इजरायली फोर्सेस ने उन्हें खदेड़ दिया। लेकिन इसका जवाब ईरान ने दिन भर जिस तरह से दिया है, वो अक्सा को लेकर के, फिलिस्तीन की आज़ादी को लेकर उसका जो दावा है वो करता है, उसके अज़्म को भी दिखाता है। दिव्यांशु, और भी बहुत सी चीजें आपके लिए लेकर आए हैं। क्या कुछ आज दिन भर हुआ, उनसे समझते हैं पहले। बिल्कुल, दिन भर तो मिसाइलों की बारिश होती रही है, हमने देखा किस तरीके से। इसके अलावा अक्सा की जो बात कर रहे हैं आप, जब वहां पर लोग पहुंचे हुए थे उन्हें फिजिकली तौर पर टॉर्चर भी किया जाता है। खबरें इतनी तक आई कि उनके साथ मारपीट भी हुई है। उन्हें न सिर्फ वहां से भगाया गया बल्कि उनके साथ बहुत और भी चीज़ें, फिजिकली टॉर्चर ही कहें हम, कि वो चीज़ें की गई और उन्हें हटा दिया गया। सवाल ये उठ रहा था कि जिस तरीके से कंडेम किया गया था पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, कतर, इन लोगों की तरफ से कि उसको खोल के रखा जाए, ये धार्मिक चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद इसराइल ने जो हरकत की है, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वापस से उस चीज़ पर कुछ बोलेंगे, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं। देखिए, उसका तो हमेशा इससे ये रहा ही है, कोई नई बात नहीं है। अरब देशों और मुस्लिम देशों की अपील को इजराइल ऐसे कागज को जैसे उठा के फेंक देते ना, वैसे आपने देखा होगा गजा पर जब इजराइल की आक्रामकता जारी थी उस वक्त ओआईसी और जो मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उसने कितने प्रस्ताव इजराइल के खिलाफ पारित किए और कितनी बार जो है सख्त लहजे का भी इस्तेमाल किया, लेकिन इजराइल ने गजा को लेकर कोई ढील नहीं बरती। आज ये पहला मौका था जिसको हम कह सकते हैं कि ईरान का जो अज़्म है, ईरान का जो संकल्प है, उसकी बदौलत आज ये पहला मौका था 2 साल बाद जब गजा के लोग शांति से, चैन से ईद मना पा रहे थे। एक तरफ ईरान, जैसा कि कहा जाता है, जैसा कि ईरान खुद भी दावा करता है कि उसी अक्सा के लिए आज जंग में है, अपने लोगों की कुर्बानियां दे रहा है, दूसरी तरफ आज बहुत सुकून के साथ में फिलिस्तीन के लोगों ने अपनी नमाजें पढ़ी ईद की, जो पिछले 2-2.5 सालों से मुमकिन नहीं था, यानी 7 अक्टूबर 2023 के बाद से मुमकिन नहीं हो पाया था। तो 2 तस्वीरें, 2 चीजें, एक तरफ तो भीषण जंग छिड़ी हुई है और दावा किया जाता है कि वो भी अक्सा की आज़ादी के लिए, यानी फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए है, और दूसरी तरफ फिलिस्तीन के लोग, जिसे हम गजा कहते हैं आज की डेट में, वो सुकून से कम ईद मना पा रहे हैं। कुछ तस्वीरें आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये किसकी बदौलत हुआ? उसकी बदौलत जो आज भी लड़ रहा है, और वो लोग जो कहते हैं कि अक्सा को खुलवाओ, उनकी बात का इस्राइल जरा सा भी असर नहीं होता। और वो तमाम लोग जो है, ये कहा जाता है कि अमेरिका के खेमे में है, और अमेरिका के खेमे में है इसका मतलब सीधे तौर पर वो इजराइल के साथ है, पर्दे के पीछे से साथ है। ये तमाम तरह के आरोप लगते हैं। बिल्कुल, और जो जिस गजा की आप बात कर रहे हैं कि वहां पर लोग शांति से नमाज अदा करते हुए दिखाई दिए, उसके पीछे का कारण हम यही समझ सकते हैं कि इस्राइल पूरी तरीके से व्यस्त है ईरान के साथ और लेबनान में हिजबुल्ला के साथ। यही वजह है कि उसकी निगाह उस तरफ नहीं पड़ पाई उस वजह से। और तस्वीरें हम दिखाएंगे, प्रशांत जी से कहेंगे कि वो तस्वीर एक बार हम दिखाएं, वो विजुअल, जिस तरीके से तेल अवीव में तबाही की ये तस्वीर अभी की है, कुछ ही वक्त पहले की है। आज दिन भर की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसके साथ आगे भी बढ़ेंगे। ये तेल अवीव का हाल देखिए आप, इजराइल की राजधानी। बिल्कुल, और ये वो तस्वीर देखिए आप, हमने इससे पहले भी एक डिटेल रिपोर्ट में आपको दिखाई थी कि इस तरीके से आज दिन भर ईरान की तरफ से जितने ड्रोन दागे गए हैं उन पर कुछ यही तख्तियां, या तो उनके साथ साथ ये प्रेस नोट एक तरीके से लिखा गया था कि किसके नाम पे इस ड्रोन को दागा जा रहा है। ये अबू उबैदा, दूसरा गजा में जो पत्रकार मारे गए थे वो कहीं के भी रहे हों, इवन किसी भी कंट्री के, उनके लिए हैं ये। इसके अलावा ये देखिए, यह सिनवार के लिए ये इस पर लिखा गया था कि सिनवार का रास्ता जारी रहेगा। दरअसल ईरान ने किया क्या कि आज कुछ तख्तियां बनाई और जब उसने इजराइल पर ड्रोन अपने भेजे रोज की तरह, तो
तो उसने उन तख्तियों को लगा दिया, क्योंकि ये गजा के उन लोगों के लिए थी, जैसा कि ईरान का दावा है, जो अबू उबैदा थे हमास के प्रवक्ता, उनके नाम का उनको एक तरह से श्रद्धांजलि देते हुए, जैसा कि ईरान कह रहा है, एक ड्रोन भेजा और वो तख्ती उसमें लगा दी। गजा में जो पत्रकार मारे गए 2 साल की इजरायली आक्रामकता में, उनको एक तरह से खिराज अकीदत पेश करते हुए एक ड्रोन और दाग दिया और उसमें वो तख्ती लगा दी, वो गत्ते की तख्ती लटका दी गई। साथ में यहया सिनवार, जिनको लेकर के इजराइल ने काफी तस्वीरें भी जारी की थी, उसके हवाले से भी एक ड्रोन पर लिख करके वो तख्ती लगाकर, तो ये मैसेज है, ये पैगाम है गजा वालों को ईद के मौके पर दिखाने के लिए भी हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये गजा के लोगों को पैगाम है कि ईरान आपके लिए जंग लड़ रहा है। इस जंग को कोई और मतलब इसका जो रूट है, इसकी जो जड़ है, उसके पीछे वही मुद्दा है, फिलिस्तीन की आज़ादी, जैसा कि ईरान की फॉरेन पॉलिसी में भी रहा है पिछले 50 सालों से, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन की गवर्नमेंट है उनकी, और वो इस बात को बार बार दिखाते भी हैं, जताते भी हैं। उसके लिए यौम कुद्स भी मनाते हैं हर साल, यानी फिलिस्तीन की आज़ादी का संकल्प का दिन। तो इस तरह से उनके एक संकेत है, पैगामात हैं, जो वो बार बार देने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इसके साथ ही आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। तेल अवीव की ही ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से क्लस्टर मिसाइलों के हमले के बाद यहाँ पर आग जैसी स्थिति है, आगजनी कहीं कहीं पर दिखाई दे रही है आपको, दूसरी तरफ कई तरीके की बिल्डिंगें वो ध्वस्त हो चुकी हैं। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जहाँ पे बिजली उत्पादन होता है वहाँ की तस्वीर है, ये देखिए टक रहा है। हाँ, ये आपको दिखाई देगा, थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ा देंगे और वहां पे भी देखेंगे आप किस तरीके से धमाके लगातार यहाँ पर देखे गए, और वो धमाके की तस्वीर अब इस स्थिति को बयां कर रही है कि ईरान इन चीजों को टारगेट करना शुरू कर चुका है, जहां से इसराइल की वो नब्ज है, जो उसका एक तरीके से शरीर में जब ब्लड दौड़ता है, वही स्थिति इसराइल के लिए हाइफा है। आगे दिखाएंगे तस्वीर। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि कतर की 17% तक जो LNG उत्पादन की क्षमता थी वो ध्वस्त हो चुकी है। जी, ये बहुत बड़ी खबर है और ये दुनिया के लिए भी फिक्र की बात है। और ये करीब 4 से 5 साल का वक्त लगेगा दोबारा से इस फैसिलिटी को रीडेवलप करने में। इसके अलावा आगे भी देखेंगे वो खबर, कुछ और चीजें ऐसी हैं जो अपने आप में खास बना रही है आज के दिन को। F-35 हमने दिखाया, पहली बार किसी देश ने मार गिराया, और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी गलती है कि जिस तरीके से उसके F-35 को मारा गया। ईरान के लिए बढ़त है इस पूरे युद्ध में। इसके साथ साथ ईरान ने एक इतिहास को भी लिखा है कि उसने सबसे पहले अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम बाबर 373 का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी सबसे हाई प्रोफाइल इस एयरक्राफ्ट को माना जाता है, इस फाइटर जेट को माना जाता है, कई बिलियन डॉलर में इसे बेचा जाता है। तो ये वजह अपने आप में बहुत बड़ी इस जंग के लिए पेश कर रही है। इसके अलावा एक और चीज आपको दिखाएंगे, बहुत ईरान के लिहाज से अगर देखें, ईरान ने भी इजराइल वाली तकनीकी अपना ली है, यानी इसराइलियों को हायर करो और उनसे डिफेंस की चीजें अपने पास मंगाओ, उनकी स्पाई एक तरीके से। हमने देखा ईरान में भी कई स्पाई पकड़े गए, उन्हें लटका दिया गया, और वही तस्वीर अब निकलकर सामने आई। रेज कोहेन नाम का एक युवक है 26 साल का, यरूशलेम में, जो यहाँ पर आयरन डोम फैसिलिटी में सर्व कर रहा था। इसने इसकी तकनीकी ईरान को सेल कर दी, और ये बड़ी खबर अपने आप में बन जा रही, क्योंकि हमने देखा बीते कुछ दिनों में इनके एयर डिफेंस डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो हम इसको ये समझें, हालांकि भी पूरी डिटेल रिपोर्ट नहीं आई है, कि ईरान ने पहले से उन चीजों को भांप लिया है कि इनके आयरन डोम को किस तरीके से फेल करना है। क्योंकि अब जिस तरीके से तबाही की तस्वीरें दिख रही हैं, उसके पीछे भी पूरी दुनिया हैरान है कि आयरन डोम, जो दावा किया जाता था कि भाई ये सिर्फ उन्हीं चीजों, उन्हीं प्रोजेक्टाइल को छोड़ता है जो ऐसी जगह पर गिरेंगे जो रिहायशी इलाके ना हो या जिनसे कोई खराब स्थिति ना हो, मतलब खाली स्थान भरने वाली चीज। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि आयरन डोम को बनाने वाली तकनीकी में जो ये युवक 26 साल का शामिल था, इसको ईरान ने हायर कर रखा था उनसे वो फैसिलिटी लेने के लिए, उनसे वो डॉक्यूमेंट लेने के लिए, और इसने कहा जा रहा है सब सेल कर दिया था ईरान को। मतलब अब तक ये माना जाता था कि इजराइल की खुफिया एजेंसियां ही स्मार्ट हैं, लेकिन आज इतनी लंबी जंग अगर ईरान लड़ पा रहा है तो उसका भी अपना खुफिया सिस्टम है जो एक्टिव रहा होगा, और इस तरह के आरोप लग रहे हैं, इस तरह के दावे भी किए जा रहे हैं दोनों साइड से। एक और बड़ी बात, जब जंग के साए में दुनिया ईद उल फित्र मना रही है, ऐसे में ईरान में भी बाजार गुलजार हैं, वहां तो जंग
के बादल ही छाए हुए हैं, बावजूद इसके बाजार गुलजार हैं। और क्योंकि वहाँ पर ईद उल फित्र के साथ साथ जो उनका पर्शियन नया साल है, जिसे कि नवरोज़ कहते हैं, क्योंकि ईरान की खासियत है, वो है तो एक इस्लामिक मुल्क, लेकिन वो संस्कृति जो है, जो कल्चर वो मानता है, वो पर्शियन कल्चर है, उसके हिसाब से वो चलते हैं। यानी अरेबियन कल्चर या बहुत ज़्यादा इस्लामिक कल्चर जो होता है, उसकी बेसिक चीज़ों को तो वो फॉलो करते हैं, लेकिन उनकी अपनी एक संस्कृति है और बहुत प्राचीन संस्कृति है, 3000 साल पुरानी पर्शियन संस्कृति। तो नवरोज़ को लेकर भी बाजार बहुत सजे हुए हैं ईरान के अंदर में, लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं और दुनिया को यह दिखाने की कोशिश है कि इस्लामिक रिपब्लिक हारा नहीं है, कमजोर नहीं पड़ा है, सब कुछ सामान्य है। इतनी बड़ी जंग में दो बड़ी ताकतों के साथ, जिसमें एक महाशक्ति है, उसके साथ अगर ईरान मुकाबले में है, बावजूद इसके बाजारों का गुलजार रहना, यह बताता है कि ईरान कितनी तैयारी के साथ इस जंग को लड़ रहा है और आवाम का जज्बा भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल हो जाता है, उनका बेखौफ अंदाज भी दुनिया दिख रही है। बड़ी चीज यही होती है कि जब आप किसी जंग में हैं, किसी दुश्मन से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं जी, उस वक्त अपनों का साथ बहुत जरूरी हो जाता है जी। वरना इंसान एक तो पहले से बाहरी दुश्मन से लड़ रहा है और दूसरा अगर घर के अंदर भेदी हो तो वो और स्थिति को खराब कर देता है। तीसरी बात एक और चीज है कि नॉन पर्शियन एक कंट्री का नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन इतना बताया गया है कि ये नॉन पर्शियन कंट्री है जिससे $2 मिलियन की रकम फीस के तौर पर होर्मुज से निकलने के लिए ईरान ने वसूली है जी। ये बहुत बड़ी चीज है एक तरीके से। अगर हम देखें ईरान के लिहाज से, जिस हिसाब से उसकी अर्थव्यवस्था पूरी इस वक्त धराशायी हो चुकी है, करीब 1 महीने पहले तक $1 की कीमत लाखों ईरानी रियाल यानी 10 लाख के ऊपर ही हुआ करती थी। जी जी। तो अब की स्थिति ये है कि जबकि जंग चल रही है तो क्या कुछ और दिनों में डॉलर की तो वैसे भी स्थिति बहुत ज्यादा अपने आप में आक्रामक होती जा रही है जी। तो अब ये चीज जब निकलकर सामने आई तो सवाल उठने लगे कि क्या ईरान ने वो चीज जिसका हम लोग बार बार जिक्र कर रहे थे कि क्या होर्मुज को वो अपनी कमाई का रास्ता बनाएगा, और यही शुरू हो भी चुका है। यानी ईरान ने फीस मांगनी शुरू कर दी है जिनको जल्दी जाना है, जिन्हें लग रहा है कि उनकी कंट्री में इस वक्त माहौल खराब हो सकते हैं, तेल की कीमतें, गैस की कीमतें आसमान छुएगी, आप हमें फीस एक रकम दो और उसे देने के बाद आप आराम से निकल जाओ, हम सुरक्षा देंगे आपको। जी। ये वाली स्थिति उसमें दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ ट्रंप की तरफ से बार बार बयान दिया जा रहा है कि होर्मुज खाली करा लेंगे या होर्मुज में अभी कोई संकट नहीं है या ऐसी वैसी स्थिति, लेकिन कुछ भी अभी तक अमेरिका कर नहीं पाया है। खबर यह है कि उनके 3 वॉरशिप और अतिरिक्त तैयार किए जाएंगे, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा सवाल, आप लंबे बड़े हथियार लेकर आइए, निपटिएगा कैसे? क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी बहुत है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे नजदीक जाना है, वो सब कुछ आपको नहीं पता। सिर्फ और सिर्फ आपने जल्दबाजी में वॉर को छेड़ दिया। वही जरूरत पड़ने पर हैवी टेक्नोलॉजी को या हैवी हथियारों को इस्तेमाल करना, और उसके बनिस्बत अगर उनके दुश्मन के पास छोटे, सस्ते और एकदम मारक हथियार हैं, उसने इस जंग का रुख बदल कर रखा हुआ है। और आगे जो आर्म इंडस्ट्री है, हथियारों की जो का उद्योग है, उसको भी कहीं ना कहीं इस पर विचार करना पड़ेगा। और जो बड़े देशों की जो महाशक्ति है, भयान बड़े बड़े हथियार हैं, जिसको लेकर एक खौफ था, वो भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगा, कम पड़ेगा। और एक तरह का उनका जो दबदबा है कि अरे अमेरिका के पास तो इतना हैवी है कि वो कुछ भी कर सकता है, ये सारी चीज़ों का जो एक परसेप्शन था एक दुनिया के बीच में, उसे ईरान ने कहीं ना कहीं ध्वस्त कराने का काम जरूर किया है। बिल्कुल। और मैं एक चीज और कोट कर दूं कि जिस हिसाब से हम देख रहे थे इस पूरी लड़ाई को अगर समझने की कोशिश करें तो एक लाइन में कहा जा सकता है, डॉलर मजबूत जरूर है, ईरानी रियाल बहुत खराब स्थिति में है, लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज समझिए, ईरान के 18 लाख के इक्विपमेंट से अगर 9,000 करोड़ रुपए की आइटम को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो डॉलर और ईरानी रियाल की स्थिति आप इसी हिसाब से समझिए कि जाइंट एक तरफ और दूसरी तरफ एक टाइनी कंट्री जिसके पास टाइनी इक्विपमेंट भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, बहुत बड़ी रकम के साथ, मतलब उसके इक्विपमेंट के साथ वो हमला करता है, और अंत में उसे क्या कुछ हासिल होता है वो आप देख रहे हैं। ना उनका एयरक्राफ्ट काम कर रहा है, ना उनका युद्धपोत काम कर रहा है, ना ही वो मिसाइलें रिहायशी इलाकों को छोड़ के उनके किसी तकनीकी सेंटर या फिर किसी वेपन वाले सेंटर को डिस्ट्रॉय कर पा रही है, क्योंकि सब कुछ उनका जमीन के अंदर है। बिल्कुल। तो दीन दुनिया में आप लोग तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुजारिश रहेगी कि कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। और एक कमेंट दिव्यांशु ज़रूर बताएंगे क्योंकि कमेंट की बात चली है। जी, क्या कह रहे हैं हमारे एक दीन दुनिया? इनका नाम आरिफ खान है और 3 से 4 दिन से लगातार कमेंट कर रहे हैं आपके नाम के साथ।
इमरान भाई कमेंट करने का कोई फायदा नहीं है, ये लिखते हैं, मैं जी। पूरा पढ़ दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कुछ भी पूछते हैं आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग कमेंट आप लोग किया करिए, सवाल पूछा करिए, हम लोग जरूर उसको लेंगे अंत में। लेकिन इसके साथ साथ ये पूछ रहे थे कि ईरान की मदद कौन कौन से देशों ने की है, ये लगातार 4 दिनों से पूछ रहे हैं, तो इनको एक बार बता दीजिए आप। जी, देखिए ईरान की मदद करने वाले देश सिर्फ उंगलियों में गिने जा सकते हैं इस वक्त। देखिए सामरिक तौर पर जो जंग में उसके साथ हैं पीछे से, जैसा कि बताया जाता है, दावा किया जाता है, मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं, उनमें रूस और चीन का नाम आता है जो उन्हें तकनीक और संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं इस जंग के लिए। और अजरबैजान ने कुछ सामान भेजा है 80 टन के आसपास जी। और भारत ने, हमारे हिंदुस्तान ने कुछ दवाएं और दूसरी चीज़ें भेजी हैं जो कि मानवीयता के नाते, इंसानियत के नाते एक जो फ़र्ज़ होता है दोस्त के लिए, वो अदा किया है। इसके अलावा किसी भी देश की तरफ से, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रभाव में है इस वक्त पश्चिम के बहुत सारे देश, कि अभी वो किसी भी तरह से ईरान की मदद करने से हिचक रहे हैं। तो ये इसलिए मैंने कहा था कि उंगलियों में गिने जाने वाले नाम हैं। सामरिक दृष्टि से रूस और चीन की मदद, बाकी भारत ने कुछ दवाओं की सहायता की है और अजरबैजान ने थोड़ी मदद की। पड़ोसी है ईरान का, तो खाने पीने का सामान और दीगर चीज़ें उन्होंने भेजी हैं जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो ये उनके सवाल का जवाब है। तो फिलहाल बहुत शुक्रिया लाइव हिंदुस्तान में आप तमाम दर्शकों को, नाजरीन को ईद उल फितर की हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और गुजारिश रहेगी कि अपनी दुआओं में हमारी पूरी टीम को याद रखिएगा। और लाइव हिंदुस्तान पर दीन दुनिया आपको कैसा लगता है, जंग के हवाले से हमारा ये जो कवरेज हम कोशिश करते रहते हैं आप तक आने की, वो आपको कितना अच्छा लगता है? क्योंकि आपके कमेंट तो खैर बता रहे हैं, लेकिन फिर भी हम गुजारिश करेंगे कि आप दुनिया में कहाँ कहाँ से इस वक्त इस शो को देख रहे हैं, वो भी ज़रा बताते रहिए, तो हमारी टीम का उत्साह वर्धन होता रहेगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।